बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। आज आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे और स्कॉलर बच्चों के डिमांड पर मैं लाया हूं आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्कशन ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि आपके चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस के रूप में है, प्लस विद इन द चैप्टर के कंप्लीट पांचों टॉपिक्स, जो 5 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर के, उनमें से लिए गए हैं। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं आप बच्चों के लिए, और उनके आंसर्स लिखे हैं आपके सोशल गुरु कुमार सर के 100% स्कोरिंग आंसर राइटिंग स्टाइल में। यहां आपने आंसर समझ लिया बच्चों, तो चैप्टर का सारा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आंसर कैसे आप लिखो कि आपके टीचर सुपर इंप्रेस होकर आपको हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स भी दे दें, ये भी क्लियर हो जाएगा। वाह सर, मजा आ जाएगा फिर तो। थैंक यू सो मच सर, जरूर आएगा बच्चों। तो एक और बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफर पर साथ चलने से पहले हर वीडियो लेक्चर की तरह स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर देना है आपको बच्चों, और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, कजिन से जरूर शेयर करना है ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहें। तो जर्नी शुरू की जाए। हाँ सर, मैं इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत खूब बेटा। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालते ही सफर एक सवाल से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे से पढ़ते हो, हर अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, बट फिर भी सोशल साइंस के आंसर्स लिखते वक्त फुल मार्क्स ना मिलने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सर, मैं सही पॉइंट्स लिखता हूं, लेकिन मेरे आंसर्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन कम होती है। सर, कभी कभी मैं आंसर जानता हूं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखता, जैसे हेडिंग्स या इंट्रोडक्शन नहीं डालता, इस वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। सर, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्वेश्चन सच में क्या पूछ रहा है, जैसे एक्सप्लेन है या डिस्क्राइब है या लिस्ट करना था कुछ। सर, मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करता या एग्जाम्पल्स देना भूल जाता हूँ, शायद मैम को मेरे इन्हीं पॉइंट्स को नोटिस करने को नहीं मिलता, तो मेरे मार्क्स कट जाते हैं। सर, मुझे तो हमेशा बोला जाता है कि मेरे आंसर्स अच्छे हैं, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं। सर, एक आइडिया है, क्यों ना आप हमें दिखाएं कि हम इस चैप्टर के आंसर्स कैसे लिखें, नाजिज्म को एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। एग्जैक्टली बेटा, मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करूंगा। लेट्स सी हाउ। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों बेनिफिट्स ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो डिस्प्ले में आ रहा है। इसे हम सिर्फ लिखना या एक्सप्रेस करना ही नहीं, बल्कि इम्प्रेस करना भी यहां पर सीखेंगे। बिकॉज बच्चों, एग्जाम में फुल मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि उसके साथ मिलते हैं प्रेजेंटेशन से भी। अग्री सर, अग्री। सर, सही कहा आपने। जैसे पिज्जा तो मिल गया खाने को, लेकिन अगर टॉपिंग सही नहीं डाले तो स्वाद ही नहीं आएगा। वैसे ही प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे? वाह बेटा, एग्जैक्टली। सर, मतलब लिखने के स्टाइल भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल। देखो बेटा, अगर तुम्हारा आंसर एकदम तुक्का स्टाइल, मतलब गेस एंड कनेक्ट इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो टीचर को लगेगा ठीक है। लेकिन अगर वही आंसर स्ट्रक्चर, लॉजिक और थोड़ा चार्म के साथ लिखा गया हो, तो टीचर क्या बोलेंगे? वाओ, दिस स्टूडेंट
knows the concept and knows how to write. हाँ सर, मुझे हमेशा टीचर यही कहकर 0.5 या 1 मार्क जरूर से हर आंसर में डिडक्ट कर देती हैं। यस सर, मेरे भी। वेरी ट्रू बच्चों। सर, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में? आज हम समझेंगे बच्चों चैप्टर के सारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस टेक्स्ट बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी टॉपिक वाइज, वो भी एज वी डिस्कस्ड इन यूनिक कुमार सर्स राइटिंग फॉर्मेट। और बस इतना ही नहीं, मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑल विद सॉल्यूशंस भी 2 पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिख जाएगा। एक में मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं और दूसरे में सभी के आंसर्स। ये सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में आंसर कैसे लिखने हैं, आप जनरली वर्सेस कैसे लिखने चाहिए, बैक एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिस्कस करते हुए हम समझेंगे एक्सक्लूसिवली लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप। और पीडीएफ आप देख लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सर, ये तो बहुत हेल्पफुल होगा। और सर, पीडीएफ तो हम प्रिंट निकाल कर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। करेक्ट बेटा, लेकिन इसे आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, देखकर समझकर लिखना भी है, क्योंकि तभी प्रैक्टिस बनेगी और तब जाकर एग्जाम में आप लिख पाएंगे। श्योर सर, हम ऐसा ही करेंगे। सबको ऐसा करना है बच्चों। श्योर सर, श्योर सर। ओके, इसका मतलब सर एंड तक हम सिर्फ हाउ टू राइट ही नहीं बट हाउ टू विन द एग्जामिनर्स हार्ट एंड दैट ऑल्सो विथ एवरी आंसर भी सीख जाएंगे। Certainly, yes बेटा, and then you will not just express but you will impress। वाह सर, फिर तो अप टू 100% मार्क्स पक्के। जरूर बेटा। सर, थोड़ा कोई एग्जाम्पल से भी बता देंगे? एक्सप्रेस टू इम्प्रेस की जर्नी फील करनी हो तो? बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। मान लो तुम एक इंटरव्यू में गए हो, क्वेश्चन पूछा गया, What do you think about discipline? अगर तुम बोलो discipline is important, it is mainly conduct as per rule book, अच्छा आंसर है, that's fine। लेकिन अगर आप बोलो सर discipline is the bridge between goals and success and that's why I practice it every day, तो तुम बताओ इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू लेने वाले को कैसा लगेगा? सर सुपर। तो एक्सप्रेस टू इम्प्रेस कैसे करते हैं ये फील हुआ आपको? जबरदस्त सर, मेनी थैंक्स। सर, शुरुआत के फर्स्ट गियर में ही आपने जर्नी इतनी स्मूथ कर दी है, तो अब सेकंड गियर पर चले? वाह बेटा, जरूर। लेकिन अपनी नोटबुक रेडी रखनी है और लिखते चलना है मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो के बाद आप लिखोगे ऐसे जैसे टॉपर्स लिखते हैं। श्योर सर, जरूर। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर चैप्टर के बैक एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। ये ही हम एज अ सैंपल और केस स्टडी के रूप में ले लेते हैं और इन सारों को हम आज के सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप एंड सेम क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये भी समझेंगे। क्वेश्चंस कौन रीड करेगा? सर, मैं करूं? हाँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक या वेमार रिपब्लिक। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग? एक्सप्लेन why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews. Explain what role women had in Nazi society. Return to chapter 1 on the French Revolution. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the 2 periods. And the last question is, in what ways did the Nazi state
seek to establish total control over its people. इनके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ दिखाऊंगा बच्चों, जो फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें हमारे यूनिक 100% स्कोरिंग फॉर्मेट में उनके आंसर्स भी आपको समझने के लिए मिल जाएंगे। अमेजिंग सर। अब आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक। आंसर भी आप देख पा रहे होंगे। यस सर। हाउ इज इट? सर अच्छा लग रहा है। हाँ सर, पॉइंटर्स में भी है। हाँ सर, मुझे भी मैम ने ऐसे लिखने को बोला था कि पैराग्राफ में नहीं पॉइंटर्स में कन्वर्ट करो। सर मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, पर मेरे हमेशा मार्क्स इम्प्रेसिव नहीं आते। ये बोलकर कट कर दिए जाते हैं कि मेरे आंसर इम्प्रेसिव नहीं है। ट्रू बच्चों, समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कौन सा बच्चा अभी आंसर पढ़ के सुना देगा? सर मैं क्विकली पढ़ सकता हूँ, मैं बोल दूं? हाँ बेटा जरूर। क्वेश्चन है सर, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक। आंसर दिया हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 में इंपीरियल जर्मनी की डिफीट के बाद अलाइड पावर्स के हाथों एम्परर विल्हेम II को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो एब्डिकेट हो गए। इससे पार्लियामेंट्री पार्टीज को एक मौका मिला जर्मन पॉलिटी को दोबारा डिजाइन करने का। इसके बाद एक नेशनल असेंबली ने वेमर टाउन में मिलके एक रिपब्लिक बनाई, जिसे हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। लेकिन ये न्यूबॉर्न रिपब्लिक अपने ही लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट रीजन, वर्साई ट्रीटी इम्पोज की गई थी जो बहुत हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। इस ट्रीटी ने वर्ल्ड वॉर 1 के ब्लेम को जर्मनी के सोल्जर्स पे डाल दिया, और ये ट्रीटी वेमर रिपब्लिक ने ही साइन की थी, जिससे जर्मन पॉपुलेशन काफी नाराज हुई। सेकेंड पॉइंट, जर्मनी ने अपने ओवरसीज कॉलोनीज और अराउंड 1/10 यानी कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन लूज कर दी, और साथ ही 75% आयरन और 26% कोल भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुवेनिया को देने पड़े। वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी को पूरे वॉर और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया गया। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स कंपनसेशन के तौर पे देने को राजी होना पड़ा, लेकिन रेवेन्यू कमाने के लिए उनके पास अब ज्यादा कॉलोनीज भी नहीं बची थी, इसलिए यह रिपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। सबको कैसा लगा ये आंसर? सर अच्छा था सर, बट ऐसा लिख भी दिया तो भी मैम मुझे फुल मार्क्स नहीं देंगी, मुझे मालूम है। अच्छा, अभी ये आंसर कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ दूं? जरूर बेटा। सर क्वेश्चन सेम है और लॉन्ग आंसर टाइप कैटेगरी का है। आंसर है, जब लोगों की चुनी हुई सरकार ही अपने लोगों की नजरों में इज्जत खो दे तो डेमोक्रेसी की नींव बहुत कमजोर हो जाती है। वाह सर, ये तो मस्त कोट हो गया। हाँ बच्चे, आगे पढ़ता हूं। ओके, वेमर रिपब्लिक को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि ये अपने ही लोगों के बीच अनपॉपुलर हो गई। ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की थी। अब आंसर शीट के राइट हैंड साइड पर एक लाइन ड्रॉ करके फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट में ये डिस्प्ले में आ रहा है। वेमर रिपब्लिक 1919 में बनाई गई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई, उसके बाद टेरिटरीज, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का लॉस, उसके बाद वॉर गिल्ट क्लॉज, हैवी रिपरेशंस 6 बिलियन। रिपे नहीं कर पाना तो रिजल्ट ये हुआ कि अलाइड फोर्सेस ने राइनलैंड को ऑक्युपाई कर लिया। उसके बाद कंपनसेशन को पे करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट की वेमर रिपब्लिक ने, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन रिजल्ट में आया, और उसके बाद पब्लिक का गुस्सा चरम सीमा पार कर गया। वेमर रिपब्लिक पर पब्लिक का फेथ लॉस हो गया। वाह सर, ये फ्लो चार्ट तो एक माइंड मैप की तरह आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि आंसर कैसा हो
ये समझने में बड़ी मदद मिली मुझे तो। बच्चों, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, सिंपल लग रहा है और आपने बिल्कुल सही पहचाना बेटा। ये आंसर को स्ट्रक्चर में लाने के लिए ही एक बड़ी मंझी हुई ट्रिक है, हमेशा काम आती है। चलो आगे देखते हैं। ओके सर, अब हम इस स्ट्रक्चर को इलैबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साई का इम्पैक्ट क्या हुआ? अलाइड फोर्सेस मतलब यूके, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए ने जर्मनी को 1919 में एक हार्श मतलब कि कठोर और ह्यूमिलिएटिंग मतलब अपमानजनक ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। वॉर गिल्ट क्लॉज ने जर्मनी के सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट करने के लिए ब्लेम किया। वेमार रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की, जिससे जर्मन लोग बहुत नाराज हुए क्योंकि उन्होंने इसे नेशनल बिट्रेयल मतलब देश को धोखा देने जैसा माना। ट्रीटी के तहत जर्मनी ने क्या खोया? अब प्रॉपर हेडिंग के साथ आंसर्स दिए जा रहे हैं। सारे ओवरसीज कॉलोनीज छीन लिए गए, पॉपुलेशन का 10% लूज करना पड़ा, 75% आयरन और 26% कोल प्रोडक्शन चली गई। ये टेरिटरीज फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुवेनिया को दे दी गई। रिजल्ट, जर्मनी की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर शार्पली डिक्लाइन हो गई और लोगों के नज़र में वेमार रिपब्लिक शुरू से ही हेट वर्दी मतलब घृणा का पात्र और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लगने लगी। सर मैं समझ गया, आपने जो फ्लो चार्ट दिया है वो एक्चुअली हमारे हेडिंग्स को स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आ गया, ताकि हमें इलेबोरेट करते समय ज़्यादा सोचना ना पड़े। हमारी हेडिंग्स रेडीमेड है, बस उसको हम फटाफट देख के यहाँ इलेबोरेट करते जा रहे हैं। बहुत खूब बेटा। सर आगे पढ़ता हूँ। ज़रूर। जर्मनी पे फाइनेंशियल बर्डन क्या पड़ा? वॉर गिल्ड क्लॉज के तहत जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स ना कि मिलियन एज अ रिपरेशंस पे करने पड़े। रेवेन्यू रिच कॉलोनीज के लॉस ने फाइनेंशियल सिचुएशन और वर्स कर दी। जर्मनी ये हैवी कंपनसेशन रीपे नहीं कर पाई। जर्मनी फेल होने पर क्या किया? अलाइड आर्मीज ने राइनलैंड जर्मनी का की इंडस्ट्रियल रीजन ऑक्युपाई कर लिया। वेमर गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पेपर मनी प्रिंट करना शुरू किया। इससे हाइपर इन्फ्लेशन हुई, मनी की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो गई, प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए और बेसिक गुड्स आम लोगों के लिए अनअफोर्डेबल। जर्मन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? जर्मन्स ने फॉरेन ऑक्यूपेशन मतलब फॉरेन कंट्रीज ने जो उनसे कब्जे में ले लिया था और इकोनॉमिक कोलैप्स को ह्यूमिलिएटिंग माना। वेमर रिपब्लिक को ब्लेम किया फॉर ट्रीटी ऑफ वर्साई एक्सेप्ट करने के लिए, नेशन को शेम और सफरिंग देने के लिए। रिजल्ट, लोगों का फेथ इन डेमोक्रेसी लॉस हो गया और एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज खासकर नाजीज को सपोर्ट बढ़ने लगा। अल्टीमेट रिजल्ट, वेमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के साथ बनी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक डिस्कंटेंट से बर्डन्ड थी। ये प्रॉब्लम्स लोगों का ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी तोड़ने वाली सबसे बड़ी वजह बनी और अडोल्फ हिटलर और नाजिज्म के राइज का फाउंडेशन बन गई। किसी ने खूब कहा है, जब गवर्नमेंट अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो वो स्टेज बनाती है किसी ऐसे के लिए जो प्रॉमिसेस करता है, जो पब्लिक सुनना चाहती है और उनका भरोसा उसे चला जाता है। और यही हुआ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मैं तो आपसे कहने वाला था कि बच्चों आपका क्या फीडबैक है, पर आपकी तालियों ने ये जवाब अपने आप ही दे दिया। सर बहुत मस्त था, ट्रूली सर। आंसर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों में कमाल का था। सर ऐसे लिख दिया तो लाइफ झिंगा लाला। अरे मतलब सर 100% मार्क्स। मैम मार्क्स किसी भी एंगल से डिडक्ट नहीं कर पाएंगी सर। हाँ सर, और मुझे और नहीं कह पाएंगी कि सब तो ठीक है पर इम्प्रेसिव नहीं है। एज सर इट्स सुपर इम्प्रेसिव। वाह बच्चों, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फीडबैक। तो एक क्विक कंपैरिजन भी हम समझ लेते हैं ताकि पूरा फॉर्मेट और
क्या डिफरेंस हमें रखना है, ये भी हमें कंप्लीटली समझ आ जाए। श्योर सर। आपकी स्क्रीन पर अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे गुड आंसर के रूप में देखा जाता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछी गई है, आंसर में कमियां अब हम देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पर। आप देखो, दिस पार्ट ऑफ द आंसर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? प्रॉब्लम्स। हम इस पूरे 2 पैराग्राफ्स में क्या बता रहे हैं? एक बैकग्राउंड विच वॉज नोवेयर रिक्वायर्ड। इसलिए ये इररिलेवेंट कंटेंट हो जाता है और इसे लिखकर सिर्फ आप टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ये मैंने कई आंसर्स में ऑनलाइन लिखा हुआ देखा पाया, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप ये समझ लें कि जो कुछ भी ऑनलाइन दिया हुआ है, चूंकि वो ऑनलाइन है इसलिए सही होगा, ऐसा नहीं है। जो पूछा गया है आपको वही लिखने का प्रयास करना चाहिए, क्रिस्प एंड रेलेवेंट। तो लर्निंग आउटकम में बच्चों, सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, कभी भी मगअप मत करो। ओके, हमेशा क्वेश्चन को ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है और एग्जैक्टली वही आंसर देना है जो पूछा गया है इन द बेस्ट फॉर्मेट। सही बोला ना सर? सुपर कूल बेटा। आगे देखते हैं। अब आपके सामने ये स्टैंडर्ड आंसर है जो कि पॉइंटर्स में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये अब प्रिमिटिव फॉर्मेट कहलाता है, थोड़ा ओल्ड पैटर्न हो गया है। एंड इवन विथ ओनली पॉइंटर्स, जैसा आप यहां देख रहे हैं, वो भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसको भी अब हम ओल्ड फॉर्मेट में ही काउंट करने लगे हैं। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। पैराग्राफ एंड पॉइंटर फॉर्मेट ओके है मार्क्स के लिए, लेकिन 100% इम्प्रेस और टॉप स्कोर करने के लिए ये काफी नहीं। सही कहा ना सर? बिल्कुल सही कहा बेटा, वेरी गुड। तो आइए समझते हैं हम कैसे इसे सुपर इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ये थैंक यू सर, सर थैंक यू। आपको याद होगा बच्चों, क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट, जो मेरी 19 मिनट्स की वीडियो में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अटैच है, क्लास 10th और कॉमन फॉर ऑल नाम के सेक्शंस में। मैं आपने देखा ही होगा, वहां पे मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने नहीं देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये फॉर्मेट क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरट वहां अच्छे से समझाया गया है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ सर, मुझे तो बहुत मजा आया था। और सिर्फ बच्चों 19 मिनट्स की ये वीडियो है, तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो सजेस्ट करती है एग्जाम रेडी फीचर्स टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंगे तो C फॉर क्रेजी, C फॉर क्लियर, WH हेडिंग्स। WH हेडिंग्स मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु एंड हाउ। ये हेडिंग्स आपके थॉट्स को स्ट्रक्चर में लाते हैं। फी पॉइंट्स मतलब फैक्ट विथ एग्जाम्पल एंड देन विथ एक्सप्लेनेशन, आंसर को बहुत ही खूबसूरत वे में प्रेजेंट करते हैं। अंडरलाइन की टर्म्स विच हेल्प्स द एग्जामिनर for quick and easy understanding of the key terms. Flowchart for a very impressive quick visual, plus it helps you कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो मुझे आंसर लिखते वक्त अब उसको इलेबोरेट करते समय ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी हेडिंग्स तैयार रखी हैं, देखना और फटाफट लिख देना। पंच लाइन इंट्रो प्लस कंक्लूजन, मतलब इंट्रो और कंक्लूजन दोनों में अगर हम एक अच्छा मेमोरेबल कोट दे सकें एज अ पंच लाइन, वो आंसर में जान डाल देता है, सुपर इंप्रेसिव बना देता है। अब इस फॉर्मेट को आंसर में कैसे यूज किया गया है वो देख लेते हैं, ताकि इसके बाद के आंसर्स लिखने कैसे हैं आप वो तुरंत समझ जाएंगे। ओके सर,
ये वो आंसर है जो आपने मेरे फॉर्मेट में देखा, आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। हाँ सर, ये तो हमने जस्ट अभी देखा। वेरी गुड। ये है बच्चों उस आंसर का अगला पार्ट। तो ये दोनों स्लाइड्स मिला के आपका एक आंसर बना था, विच इज एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 1.5 पेज फॉर अ लॉन्ग आंसर टाइप। एब्सोल्युटली अग्री सर, वेरी गुड। और अब आप स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर्मेट से मेरे फॉर्मेट को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी मैंने अब डिस्प्ले कर दिया, जैसा कि आपको मैक्सिमम जगह ऑनलाइन दिखाई दे जाएगा। हाँ सर, ऐसा ही होता है। तो विच वन लुक्स बेटर? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, कुमार सर आपका फॉर्मेट, क्योंकि सर दिखने में भी बहुत इंप्रेसिव है, थॉट्स को स्ट्रक्चर में ला रहा है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस स्ट्रक्चर को रिकमेंड करती है। और सर मैं तो देख पा रहा हूं आपने ऐसा कोई भी पॉइंटर छोड़ा ही नहीं है जो एनईपी ना रिकमेंड करती हो। एंड सर इट लुक्स इम्प्रेसिव एंड वेरी इजी टू यूज ऑल्सो। सर अंडरलाइन भी किया हुआ है आपने, फ्लो चार्ट भी बनाया है, सर कोट्स भी तो डाले हैं जो कि सुपर इम्प्रेसिव बना रहे हैं। थैंक यू बच्चों। अब जैसा कि हमने बात की थी क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरेट वाले फॉर्मेट की, टू लर्न हाउ टू इंटीग्रेट इट एज पर द प्रेफर्ड 100% स्कोरिंग फॉर्मेट, हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि देखेंगे तभी तो समझेंगे। ट्रू सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब उसको समझने के लिए आंसर शुरू करते ही, स्पेशली इन लॉन्ग आंसर टाइप, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऑन द राइट हैंड साइड एज शोन ऑन द स्क्रीन, एंड दिस विल हेल्प यू टू हैव अ स्पेस स्पेशली टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। हाँ सर, देख पा रहे हैं, वेरी गुड। इट विल एक्ट एज अ माइंड मैप, जो कि आपके आंसर को एक क्विक स्ट्रक्चर देता है। इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होती है और फिर आप इसे इलैबोरेट करने में ना तो सीक्वेंस भूलते हैं और ना ही कंटेंट। इसे सोचने में और कंफ्यूजन जो कई बार होता है लिखते समय, दोनों का टाइम बच जाता है। ट्रू सर, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड से आपने क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरेट वाले फॉर्मेट को यूज करना शुरू करना है। पहला देखते हैं बच्चों, C फॉर क्लियर WH हेडिंग्स। क्या था WH हेडिंग्स? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु एंड हाउ। जो एप्लीकेबल हो वो सोचकर आंसर लिखें बच्चों। टॉपिक आपने समझा होगा तो तुरंत याद आ जाएगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस में आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट था F फॉर फी, फैक्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सप्लेनेशन, आपके WH फॉर्मेट को और भी इजी कर देता है लिखने में बच्चों। बहुत खूबसूरत फॉर्म में आपके कंटेंट को प्रेजेंट करता है ये फॉर्मेट। ट्रू सर, दिख रहा है, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट है यू फॉर अंडरलाइंग द की टर्म्स, जो एग्जामिनर को एक क्विक व्यू दे देता है कि क्या क्या आपने पॉइंटर्स में मेनली कवर किया है, टू अंडरस्टैंड द की टर्म्स क्विकली, एंड ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट टू बी यूज्ड फॉरएवर बच्चों। F फॉर फ्लो चार्ट, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा कि कैसे वो आपको क्विक स्ट्रक्चर और टाइम सेवर का काम करके देता है। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस यूनिक फॉर्मेट P फॉर पंच लाइन्स, जिसको कि इंट्रो के समय भी इस्तेमाल करना है और कंक्लूजन के समय भी, क्योंकि इट सेट्स द ऑरा ऑफ द आंसर as asked in the question, and always gives a personal touch of your understanding to the examiner, and so it is always highly recommended बच्चों। हाँ सर, वेरी ट्रू सर। सच में मैंने इस फॉर्मेट को जब समझने की कोशिश की, मुझे इसका लॉजिक दिखाई देने लगा है। सर हम लोग आंसर्स लिखते तो थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक्सप्रेस टू इम्प्रेस की जर्नी को साथ में कैरी करना कितना जरूरी है। वेरी गुड बेटा, आई एम ग्लैड दैट यू फेल्ट दैट वे। सर
मुझे तो फ्लो चार्ट एक सक्सेस मंत्रा सा लग रहा है। हाँ सर, मुझे भी। सर, मैंने तो कई बार आपकी 19 मिनट्स वाली वीडियो देखी है और आज का टॉपिक मुझे तो उसका अगला एग्जाम्पल के रूप में लग रहा है। यस सर, और इसलिए मुझे तुरंत समझ आ गया। तो सर, आपको तो 100% 5 स्टार्स आज। सर, WH के साथ फी वाला फॉर्मेट तो मेरे फादर मदर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ऐसे लिखना शुरू कर दोगे तो सिर्फ 9th में ही नहीं, उसके बाद बोर्ड्स और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प होगी। ट्रू बेटा, वेरी नाइसली कमेंटेड बाय योर पेरेंट्स। सेम विथ मी सर। एंड सर, अंडरलाइन ऑफ द की टर्म्स के अलावा सबसे इम्प्रेसिव तो आपका ये कोट्स वाला फॉर्मूला है। सच में मेरे दिल को छू गया सर। हाँ सर, आंसर में जान आ गई। जैसे मस्त चाय तो है, लेकिन उस चाय में तुलसी का भी स्वाद आ जाना। सुपर बच्चों, सुपर फॉर द लवली फीडबैक। इसी बात पर लेट अस सी अ कंपैरेटिव एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इट theoretically also, and it will just take 2 more minutes. ओके सर, श्योर सर। सर, हम इसे एक एक करके पढ़ दें? यस बेटा, व्हाई नॉट। फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है लंबी लंबी पैराग्राफ्स मिक्स्ड आइडियाज में मेन पॉइंट खो जाता है। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट जो कि सेकंड कॉलम है, हेडिंग्स तो हैं पर लॉजिकल फ्लो नहीं है। थर्ड कॉलम है कुमार सर का फॉर्मेट। WH हेडिंग्स व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा से हर क्वेश्चन का एग्जामिनर के दिमाग में आने वाला डाउट क्लियर हो जाता है। मतलब क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और वेल कनेक्टेड आंसर। सेकेंड पॉइंट है कंटेंट क्वालिटी। स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है, कोई एग्जाम्पल या रियल लाइफ लिंक नहीं होता। स्लाइटली बेटर में एग्जाम्पल तो मिलते हैं पर सिस्टमैटिक नहीं होते। कुमार सर का जो फॉर्मेट है थर्ड कॉलम में, फी, फैक्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं। डेप्थ और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों को इजीली हम देख पाते हैं। तो आंसर बन जाता है एविडेंस बेस्ड और सुपर रिच। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड रीडेबिलिटी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है टेक्स्ट डेंस होता है, एग्जामिनर के लिए स्कैन करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट जो सेकंड कॉलम में है उसमें हम देख पा रहे हैं स्पेसिंग थोड़ा ठीक लगती है पर स्टिल देखने में हैवी महसूस होती है। कुमार सर के फॉर्मेट में की टर्म्स अंडरलाइन कर रहे हैं, क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनर को विजुअली अट्रैक्ट करते हैं और एग्जामिनर फ्रेंडली लगते हैं, जल्दी पढ़े जाने लायक और नीट प्रेजेंटेशन। फोर्थ पॉइंट है एनालिटिकल थिंकिंग। स्टैंडर्ड फॉर्मेट टेक्स्ट बुक लाइन्स रिपीट होती हैं, एनालिसिस नहीं होता। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट थोड़ा स्ट्रक्चर होता है पर एनालिसिस बहुत लिमिटेड होती है। कुमार सर के फॉर्मेट में WH अप्रोच से क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। NEP का फोकस भी वही है, आंसर सिर्फ लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है विजुअल इम्पैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है कोई विजुअल्स नहीं है तो बोरिंग लगता है। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट में रेयरली विजुअल्स, मोस्टली प्लेन टेक्स्ट। कुमार सर के फॉर्मेट में फ्लो चार्ट्स जो कि माइंड मैप के रूप में भी देखे जा सकते हैं। बेनिफिट, एक नज़र में कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्लस अट्रैक्टिव लेआउट प्लस आंसर लिखते समय रिकॉल करने में समय नहीं लगता। हेडिंग्स के रूप में फ्लो चार्ट देखो और तुरंत इलैबोरेट कर दो, सारे बेनिफिट्स एक साथ। सिक्स्थ बेनिफिट है रिटेंशन एंड रिकॉल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है फैक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं तो याद करना भी मुश्किल होता है। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट में थोड़ा इजी पर क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट नहीं होता। कुमार सर का फॉर्मेट विजुअली ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, एग्जाम से पहले रिवाइज करना सुपर इजी हो जाता है। तो माइंड फ्रेंडली नोट्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन के रूप में इनको महसूस हर बच्चा कर पाता है। सेवेंथ पॉइंट है एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एग्जामिनर को पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं,
कुछ मिस भी हो जाते हैं। स्लाइटली बेटर फॉर्मेट में थोड़े ऑर्गेनाइज लगते हैं लेकिन स्ट्राइकिंग नहीं, और कुमार सर के फॉर्मेट में हर पॉइंट क्लियर नजर आता है। टाइम बचता है तो मार्क्स बढ़ते हैं, एग्जामिनर खुश, स्टूडेंट स्कोर्स द हाईएस्ट एवर। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है एनईपी अलाइनमेंट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रोट बेस्ड एनईपी के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते। स्लाइटली बेटर थोड़ा अलाइन फॉर्म में दिखता है पर इंटीग्रेटेड नहीं। कुमार सर के फॉर्मेट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड और मल्टी मॉडल, मतलब टेक्स्ट भी है, विजुअल भी है, ऐसी लर्निंग को आंसर्स प्रमोट करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। प्योर एनईपी स्पिरिट के साथ होलिस्टिक लर्निंग हमें मिलती है। सच में सर बहुत खूब समझाया, मुझे बेनिफिट समझ तो आ रहे थे, पर ये आपने बिल्कुल मेरे दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर इमेज क्रिएट कर दी। मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं जितने मैं सोच नहीं पा रहा था। ट्रूली सर मुझे तो बहुत मजा आया। तो बच्चों अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कुमार सर का फॉर्मेट क्यों यूज करना चाहिए। हाँ सर, ये फॉर्मेट आपको ओवरऑल क्या बताता है? सर ये भी हम बारी बारी बोल दें। श्योर बेटा। सर आपका यह फॉर्मेट हमें बताता है एग्जाम स्मार्ट बनो। आंसर्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड, स्कैनेबल और इम्प्रेसिव। सर ये हमें कॉन्सेप्ट स्मार्ट भी बनाता है, सिर्फ रट्टा नहीं, समझ बिल्ड करता है। सर एनईपी स्मार्ट क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल रीजनिंग को प्रमोट करता है। रिजल्ट स्मार्ट भी बनाता है सर। हाउ? बाय प्रेजेंटेशन, प्रिसीजन और पर्सपेक्टिव से मार्क्स बढ़ाकर। इसलिए हम सब इसे अभी से अपनाते हैं और सबको अप टू 100% स्कोर करने के लिए हाईली रिकमेंड करते हैं। वंडरफुल किड्स, मेरा काम तो आप सबने आसान कर दिया। हाँ सर, इतना अच्छा है, हमें तो इसे प्रमोट करना ही पड़ेगा। फॉर आवर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सुंदर बच्चों, अति सुंदर, शाबाश। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और हाँ, चूंकि अब फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो अब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई नहीं सर, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। श्योर बेटा, बट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट टू स्कोर द बेस्ट। ट्रू सर, आई एग्री। सुपर। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। हु विल रीड? सर मेरी बारी। श्योर बेटा। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाजिज्म कैसे 1930 तक जर्मनी में बहुत पॉपुलर हो गया? आंसर जो स्क्रीन पर दिख रहा है शुरू होता है अगेन एक बड़े ही प्यारे से फॉर्मेट ऑफ फ्लो चार्ट से, जैसा कि हमने समझा। अब फ्लो चार्ट हम पहले बनाएंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप एज पर कुमार सर्स फॉर्मेट ऑफ क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरेट। फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की हार 1918, देन ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 जिसमें बेइज्जती और नुकसान मालूम चलता है, फिर कमजोर वेमार रिपब्लिक, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, अर्थव्यवस्था का कोलैप्स, जनता का गुस्सा और निराशा, हिटलर की लीडरशिप और नाजी सोच, गर्व, नौकरी और राष्ट्रीय शक्ति के वादे, प्रोमिसेस, तीव्र एक्सट्रीम प्रोपागेंडा प्लस जनता का समर्थन। 1930 तक नाजिज्म की लोकप्रियता। एक बहुत ही जोरदार सोच को दर्शाते हुए एक कमाल का कोट अब आपके सामने है। जब एक नेशन डेमोक्रेसी पर से फेथ खोना शुरू करता है तब वो किसी ऐसे लीडर को ढूंढता है जो उन्हें डेस्टिनी का सपना दिखाए। WH विथ फी फॉर्मेट का अब यूज देखेंगे। व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू नाजिज्म राइज? और अब इस W फॉर्मेट को हम फी के कॉन्सेप्ट में लिखना शुरू करेंगे। फैक्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। फैक्ट, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 1918 के डिफीट के बाद बड़ी इंसल्ट फेस करनी पड़ी। एग्जाम्पल, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 ने जर्मनी से उसकी लैंड, रिसोर्स और प्राइड सब छीन ली। एक्सप्लेनेशन, नई वेमार रिपब्लिक को ये सारे टफ टर्म्स एक्सेप्ट करने पड़े
जिसकी वजह से लोगों को लगा ये गवर्नमेंट वीक और अनपैट्रियोटिक है। आंसर लिखते समय हमें इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि हम WH फॉर्मेट को यूज करते समय हर बार फैक्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग्स भी मेंशन करें, जैसा स्क्रीन पर आपको डिस्क्लेमर के फॉर्म में दिख रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई डिड इकोनॉमिक हार्डशिप्स टर्न पीपल टुवर्ड्स नाजिज्म। ग्रेट डिप्रेशन 1929 ने जर्मनी की ऑलरेडी वीक इकोनॉमी को और बिगाड़ दिया। बैंक्स बंद हो गए, इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई और 6 मिलियन से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। वेमार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, जबकि हिटलर ने जॉब्स, स्टेबिलिटी और नेशनल रिवाइवल का प्रॉमिस किया। इसी से लोगों का ट्रस्ट उस पर बहुत बढ़ गया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मैंने हेडिंग्स को नहीं बोला, मैंने जो बोला वो बिल्कुल सीक्वेंस में एक के बाद होती हुई घटना के रूप में आपने महसूस किया होगा, पर इसको कितने प्यार से फैक्ट, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो हम इस आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यही जादू है फी फॉर्मेट को WH फॉर्मेट के साथ इंटीग्रेट करने का। आगे देखते हैं व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक, जो WH फॉर्मेट में अगला पॉइंटर बनेगा। उसको सेम फी फॉर्मेट में हम फिर से समझेंगे। वेमर रिपब्लिक में बार बार गवर्नमेंट चेंज होती थी और पार्टीज के बीच कांस्टेंट फाइट चलती थी। एग्जाम्पल क्या था? कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच इतनी राइवलरी थी कि इफेक्टिव गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। एक्सप्लेनेशन, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की क्रेविंग दी, जिज्ञासा दी, जहां हिटलर ने एंट्री मारी और उसी गैप को फिल कर दिया। आगे देखते हैं हु ऑर्गेनाइज्ड द नाजी पार्टी इनटू अ मास मूवमेंट। बहुत बड़े लेवल के आंदोलन को हम मास मूवमेंट कहते हैं। अडोल्फ हिटलर एक वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन थे। उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी को पहले ज्वाइन किया और फिर ग्रेजुअली अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एक छोटी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को पूरे देश की नेशनल पार्टी बना दिया। रैली, सिंबल्स, जैसे हमारे यहाँ स्वास्तिका दिखता है वैसा स्वास्तिका जैसा दिखने वाला निशान, और स्लोगन्स जैसे वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर के थ्रू हिटलर ने जर्मन्स के बीच इमोशनल यूनिटी क्रिएट की। व्हाट डिड हिटलर प्रॉमिस द पीपल? हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो ट्रीटी ऑफ वर्साई को अंडू करेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, और जर्मनी का लॉस्ट प्राइड, खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल ग्लोरी का वादा किया। ये प्रोमिसेस उन लोगों के दिल को छू गया जिन्होंने ह्यूमिलिएशन और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों फेस किए थे। हु सपोर्टेड नाजिज्म द मोस्ट? मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन हिटलर के सबसे बड़े सपोर्टर्स बने। एग्जाम्पल क्या हुए? बैंक क्लोजर्स और फैक्ट्री शटडाउन्स की वजह से इन लोगों की सेविंग्स और जॉब्स दोनों एम्प्टी हो गई थी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं? हिटलर एक सेवियर के रूप में, मसीहा के रूप में सामने आए। मिडिल क्लास ने उन्हें अपनी उम्मीद का सिंबल बना लिया। और लास्ट पॉइंट है इसमें, हाउ डिड नाजी प्रोपागेंडा स्ट्रेंथन इट्स पॉपुलैरिटी? नाजी पार्टी ने प्रोपागेंडा के हर मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल किया, चाहे रेडियो हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे रैली हो, सारे के सारे। हिटलर के फायरी स्पीचेस ने उन्हें एक हीरोइक, फादरली फिगर बना दिया जो जर्मनी को रीबिल्ड करेंगे। ये इमोशनल अपील और ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा मशीन ने डिस्पेयर, मतलब कि निराशा, को कन्वर्ट कर दिया फैनेटिक डिवोशन में, मतलब कट्टर भक्ति में, एब्सोल्यूट लॉयल्टी में। कंक्लूजन में बच्चों हम लिखेंगे, नाजिज्म की पॉपुलैरिटी 1930 तक एकदम अचानक नहीं बढ़ी। ये रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ वर्साई से मिली हुई बेइज्जती, महसूस हुई बेइज्जती का, इकोनॉमिक डिप्रेशन की मुश्किलें और वेमार रिपब्लिक के फेलियर से मिली निराशा से, जिसे हिटलर ने अपने कैरिश्मा और नाजी प्रोपागेंडा से स्मार्टली एक्सप्लॉइट किया। गर्व, शक्ति और समृद्धि के वादों से हिटलर ने जर्मनी के दर्द को एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में बड़े ही स्मार्ट वे में बदल दिया। किसी ने बहुत सही कहा था, इकोनॉमिक डिस्पेयर
और पॉलिटिकल केओस की राख से नाजिज्म एक झूठी सुबह की तरह उदय हुआ। बहुत बढ़िया बताया सर आपने सर, सच में बहुत अच्छा लगा। और स्ट्रक्चर अगेन इज़ वेरी वेरी यूजफुल, मीनिंगफुल। और सर मुझे तो ये कोड्स का फॉर्मूला बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू बच्चों। सर आंसर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुरंत समझ भी आया और मुझे तो ऑलमोस्ट याद भी हो गया। वाह, वेरी गुड बेटा। अब स्क्रीन पर बच्चों एक बार फिर से एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं और आपका फीडबैक रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्क्रीन पर बच्चों आपने अभी एक एग्जामिनर के रूप में अपने आप को देखना है, ठीक है, जैसे कि आप अभी एक आंसर को चेक करेंगे। अब एग्जामिनर की नज़रों से आप देखो, आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन सा आंसर देखने में आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है, पढ़ने के बाद कौन सा आपको ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है, जिसमें आप स्टूडेंट को बेटर स्कोर देना चाहेंगे। और जब आप ये डिसाइड कर लो तो फिर स्टूडेंट के रूप में वापस आना है और फिर उस रूप में आकर आप इन दोनों आंसर्स को फिर से देखो और बताओ कि कौन सा फॉर्मेट आपको एज अ स्टूडेंट इजी लगता है याद रखने और एग्जाम में रिकॉल करके लिखने के लिए। सर हम सबका जवाब एक ही है, कुमार सर का क्रेजी फॉर्मेट। क्रेजी फॉर्मेट सर, क्रेजी वाला? हाँ सर, क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरेट, जो एक्चुअली क्रेजी फॉर्मेट ही है सर। इतना सुपर स्ट्रक्चर हमने पहले कभी नहीं देखा था। अमेजिंग बच्चों, सुपर कूल। सर क्वेश्चन 3 मैं पढ़ दूं? श्योर बेटा। What are the peculiar features of नाजी थिंकिंग? नाजी थिंकिंग के विचित्र फीचर्स कौन से थे? शुरुआत एक क्विक फ्लो चार्ट से की गई है और फिर एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट वाइज। फ्लो चार्ट में हिटलर की सोच में कैंप, रेशियल हायरार्की पर विश्वास, लेबेनस्ट्राम का आइडिया जो लिविंग स्पेस को लेकर के था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गलत मतलब, रेशियल प्योरिटी की डिमांड, अनडिजायरेबल्स का एलिमिनेशन, युद्ध और एग्रेशन का महिमा मंडन मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, एंड रिजल्ट विच वॉज वायलेंस, जेनोसाइड, हिंसा, नरसंहार और वर्ल्ड वॉर 2। एक दमदार कोट एक बार फिर आंसर की टोन सेट करते हुए हम देख पा रहे हैं, जब नफरत को इतिहास के रूप में सिखाया जाता है तब मानवता उसकी शिकार बन जाती है। What was the basis of नाजी थिंकिंग? नाजी आइडियोलॉजी हिटलर की वर्ल्ड व्यू पर बेस्ड थी, जिसमें रेशियल सुपरियोरिटी, नेशनलिज्म और मिलिट्रिज्म डोमिनेट करते थे। हिटलर ने अपनी सोच अपनी बुक मेन कैंप में माई स्ट्रगल में लिखा है। नाजीज का मानना था कि सिर्फ एक प्योर, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट जर्मन रेस को दुनिया पर रूल करने का हक है, जबकि बाकी सब इंफीरियर या अनडिजायरेबल है। व्हाट डिड नाजीज बिलीव अबाउट रेस एंड हायरार्की? नाजीज का मानना था कि सब लोग इक्वल नहीं हैं, इंसानों में रेशियल हायरार्की होती है। सबसे ऊपर ब्लॉन्ड मतलब गोरे लोग होते हैं, ब्लू आइट नॉर्डिक आर्यंस, और सबसे नीचे ज्यूज, और बीच में दूसरी रेसेस उनके फीचर्स के हिसाब से। मतलब टॉप पे ब्लॉन्ड ब्लू आइट नॉर्डिक आर्यंस, बॉटम पे जो इनके जर्मनी में ज्यूस थे, और बाकी जितनी भी रेसेस थी वो इन दोनों लेवल्स के बीच में। इस रेशियल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट ने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, परसिक्यूशन, अत्याचार और जेनोसाइड मतलब नरसंहार को जस्टिफाई किया नाजी के जर्मनी में। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ लेवेनस्ट्राम लिविंग स्पेस? नाजीज के हिसाब से जर्मनी को पावरफुल बनने के लिए ज्यादा लिविंग स्पेस चाहिए थी। इसका मतलब था ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना और लोकल पॉपुलेशन को हटा देना। लेवेनस्ट्राम का आइडिया जर्मनी के एग्रेशन और इन्वेजन्स को जस्टिफाई करता था। वॉर को नेशनल प्रॉस्पेरिटी और रेशियल डोमिनेंस से जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं बच्चों। What was their view on survival of the fittest? मतलब जो सबसे फिट होगा वो ही जीवित रहेगा।
नाजीज ने चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि डार्विन ने ऐसा ह्यूमंस के साथ करो कभी नहीं कहा था। उनका मानना था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग रेसेस को जीने का हक नहीं और वीक रेसेस को खत्म हो जाना चाहिए। किसका मानना था? डार्विन का नहीं बच्चों, हिटलर का। इस सूडो साइंटिफिक लॉजिक से उन्होंने माइनॉरिटीज, हिटलर ने माइनॉरिटीज का एलिमिनेशन जस्टिफाई किया और वायलेंस और वॉर को प्रोग्रेस का नेचुरल रूल बना दिया। हाउ डिड नाजीज डिफाइन रेशियल प्योरिटी? नाजीज एक प्योर जर्मन रेस बनाना चाहते थे जिसमें कोई भी अनडिजायरेबल उनके हिसाब से ना हो। ज्यूज, जिप्सीज, स्लाव्स, ब्लैक्स और मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड लोग इम्प्योर कहलाए। इस आइडियोलॉजी के तहत मिलियंस ऑफ लोगों को स्टेरिलाइज मतलब उनकी नसबंदी कर दी गई, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया या एग्जीक्यूट मार दिया गया उनके बनाए हुए कंसंट्रेशन कैंप्स में, रेशियल प्योरिटी बनाए रखने के नाम पर। व्हाई डिड नाजीज ग्लोरीफाई वॉर एंड एग्रेशन? नाजीज का मानना था कि वॉर ही एक नेशन की रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। हिटलर के शासन में पीस और कंपैशन वीकनेस की निशानी थी। वॉर को ग्लोरीफाई करके वॉयलेंस और एक्सपेंशनिज्म को पैट्रियोटिज्म बना दिया गया। मतलब आप वॉर करेंगे, वॉर में लड़ेंगे और एक्सपेंशन में साथ देंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे। इसी ने वर्ल्ड वॉर 2 की ग्राउंड्स को रेडी किया, जमीन तैयार की। कंक्लूजन ऑफ द आंसर में नाजी सोच रेशियल हेट्रेड, डिस्टॉर्टेड साइंस और अग्रेसिव नेशनलिज्म पर बनी थी। प्रोपागेंडा और डर के जरिए इसने इनइक्वालिटी को नेचुरल और वायलेंस को जस्टिफाइड बना दिया। इस आइडियोलॉजी ने सिर्फ मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि पूरी एक जनरेशन की मॉरल कंसाइंस को भी बर्बाद कर दिया बच्चों। इस पर किसी ने एग्जैक्टली कहा था, जब गर्व पक्षपात में बदलता है तो मानवता उसकी कीमत चुकाती है। When pride turns into prejudice, humanity pays the price। और सेम जर्मनी के लोगों ने सबसे बड़ी और भयानक कीमत चुकाई भी। वेरी वेल सेड बेटा, वेरी वेल सेड। थैंक यू सर। सर, it's really so painful. Really it was a very peculiar thinking, sir. True, my child. Sir, क्वेश्चन 4 मैं पढ़ दूं? यस बेटा। एक्सप्लेन why Nazi propaganda was effective in creating hatred for Jews। आंसर है एज यूजुअल, पहले हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं और फिर उसे इलेबोरेट करेंगे। हिटलर का पावर में आना, गॉबल्स मिनिस्टर ऑफ प्रोपागेंडा, मीडिया का कंट्रोल, फिल्म्स, पोस्टर्स, रेडियो, एनिमी इमेज बनाना, ज्यूज, पैरासाइट्स एंड एस्ट्रेटर्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, फियर, प्राइड, रिवेंज, पुराना एंटी सेमेटिक बिलीफ्स का यूज, मास ब्रेन वॉशिंग, पब्लिक में नफरत फॉर ज्यूज, रिजल्ट परसिक्यूशन एंड होलोकास्ट का जस्टिफिकेशन। शुरुआत हमेशा की तरह फिर से एक जोरदार कोट के साथ, जब झूठ बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। सर, मेरी मम्मी तो तब भी पकड़ लेती हैं, चाहे मैं कितनी बार भी झूठ बोल लूं। बेटा, आपके वाले क्यूट क्यूट झूठ नहीं, बल्कि नाजी पार्ट एंड हिज प्रोपागेंडा टू मेक हिज डिसीजंस एज राइट, वैसे वाले झूठ। राइट सर, वो तो है, समझ गया सर। गुड, कंटिन्यू बेटा। श्योर सर। व्हाट वाज नाजी प्रोपागेंडा? नाजी रजीम ने प्रोपागेंडा को एक पावरफुल टूल बनाया था लोगों के दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। हिटलर ने जोसेफ गॉबल्स को मिनिस्टर ऑफ प्रोपागेंडा एंड एनलाइटमेंट बनाया। प्रोपागेंडा नाजी आइडियोलॉजी की आवाज बन गया, जिसमें झूठ, डर और रेशियल नफरत को सच के रूप में फैलाया गया। Why were Jews targeted by Nazi propaganda? नाजीज रेशियल प्योरिटी में बिलीव करते थे और ज्यूज को जर्मनी के हर प्रॉब्लम का रीजन मानते थे। ज्यूज को गलत तरीके से ब्लेम किया गया कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को धोखा दिया, इकोनॉमी को गिराया और करप्शन फैलाया। जब सब दुखों का ब्लेम ज्यूज पे डाल दिया गया तो हिटलर ने नीचे जर्मन्स एक
कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनाइट हो गए। मतलब जब हर जगह ज्यूस को ही कसूरवार ठहराया जा रहा था, तो हिटलर के नीचे, मतलब हिटलर की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए उनकी बातों में आके सारे के सारे जर्मन्स एक कॉमन एनिमी के रूप में ज्यूस को देखने लगे और उनके अगेंस्ट यूनाइट होने लगे। हाउ डिड द नाजीज यूज विजुअल एंड मीडिया प्रोपागेंडा? नाजीज ने फिल्म्स, पोस्टर्स, कार्टून्स, स्कूल बुक्स और रैलीज का यूज किया अपने मैसेज को फैलाने के लिए। द इटर्नल ज्यू फिल्म में ज्यूस को रैट्स और पैरासाइट्स के रूप में दिखाया गया। ऐसी इमेजरी बार बार देखकर लोगों के दिमाग में ज्यूस के लिए नफरत नेचुरल लगने लगी। हाउ डिड प्रोपागेंडा मैनिपुलेट इमोशंस एंड बिलीव्स? नाजी प्रोपागेंडा लॉजिक पर नहीं, इमोशंस पर बेस्ड था। फियर, प्राइड और एंगर। पोस्टर्स में हिटलर को जर्मनी का सेवियर दिखाया गया और ज्यूस को देश का गद्दार। इमोशनल मैनिपुलेशन ने लोगों को झूठ पे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया और क्रूएलिटी को पैट्रियोटिज्म बना दिया। आगे देखते हैं, व्हाट मेड नाजी प्रोपागेंडा सो इफेक्टिव? नाजीज ने पुरानी एंटी सेमेटिक मतलब ज्यूस विरोधी सोच का यूज किया जो यूरोप में पहले से भी थी। ज्यूस को आउटसाइडर्स या मनी लैंडर्स कहने वाली सोच को मॉडर्न मीडिया के थ्रू और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। प्रोपागेंडा ने नफरत क्रिएट की, उससे और गहरा और लीगल बना दिया, उसे और गहरा और लीगल बना दिया हिटलर के रूल के दौरान। कितना सही कहा गया है इन हालातों पर किसी के द्वारा जब नफरत हिस्ट्री के रूप में सिखाई जाए तो इंसानियत उसका सबसे बड़ा शिकार बन जाती है। और नाजी प्रोपागेंडा ने एग्जैक्टली यही किया। ये कितना इफेक्टिव, ये इतना इफेक्टिव इसलिए था क्योंकि उसने फॉल्स हिस्ट्री, विजुअल्स और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। ज्यूस को हर प्रॉब्लम का स्केपगोट, बलि का बकरा बनाकर और हिटलर को सेवियर दिखाकर, मसीहा के रूप में दिखाकर उन्होंने प्रेजुडिस को बिना फैक्ट्स के बस मान ली जाने वाली बात यानी कि पूर्व धारणा को एज अ पॉलिसी और हेट्रेट मतलब घृणा को एक्शन में बदल दिया और दुनिया ने, पूरी इंसानियत ने एक अंधेरा दौर देखा। सर, रियली फील पिटी फॉर द ज्यूस। सर, हिटलर वॉज सो क्रूअल। यस बच्चों, what he did is one of the most tragic examples in global history. Sir, my turn for question 5. Okay dear, explain the role of women in Nazi society. Return to chapter 1 on the French Revolution. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the two periods. हमेशा की तरह शुरुआत अगेन हो रही है एक मीनिंगफुल कोट के साथ। जब आइडियोलॉजी वुमेनहुड डिफाइन करती है, फ्रीडम खत्म हो जाती है। जब रेवोल्यूशन वुमेनहुड इंस्पायर करती है, इक्वालिटी जन्म लेती है। वाह सर, ये तो बहुत मज़ेदार कोट है। सच में सर, बहुत डीप मीनिंग है इसका। बिल्कुल बच्चों, और इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जैसे आपको महसूस हुआ वैसे ही एग्जामिनर को महसूस होना चाहिए। एंड इट सेट्स द ऑरा, द टोन ऑफ द आंसर as per the question asked. सच में सर, आई एग्री, ट्रू ट्रू। ओके सर, कैन आई कंटिन्यू? हाँ बेटा प्लीज। नाजी रजीम और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों ने औरतों के, वुमेन के रोल को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। जर्मनी में नाजिज्म के दौर में जहां एक तरफ वुमेन को रेस और ड्यूटी के नाम पर बांधा गया, तो दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम देखेंगे कि उन्हें लिबर्टी और राइट्स के लिए एम्पावर किया गया। एक टेबल के रूप में कंपैरिजन अब हम समझ लेते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ द रोल ऑफ वुमेन। फर्स्ट कॉलम में हमने पॉइंटर्स डाले हुए हैं, द एस्पेक्ट, जिन एस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड कॉलम नाजी के एरा को दर्शाती है। थर्ड कॉलम फ्रेंच रेवोल्यूशन के एरा को दर्शाती है। ध्यान देना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाजी एरा के बहुत पहले हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790s की बात हम यहाँ कर रहे हैं, नाजी एरा हम 1930s to 40 की बात कर रहे हैं। अब पहली हेडिंग है एस, स्टेटस इन सोसाइटी।
तो पहले नाजी में बोलूंगा, फिर मैं फ्रेंच बोलूंगा, उस अकॉर्डिंग आप समझते चलिएगा। नाजी, औरतों को घर और मां होने तक सीमित कर दिया गया, उन्हें बियरर्स ऑफ रेस माना गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, औरतें सिटीजन्स के रूप में उभरी, इक्वालिटी के लिए डिमांड किया। सेकेंड हेडिंग में आई फॉर आइडियोलॉजिकल रोल। नाजी स्लोगन चिल्ड्रन, किचन, चर्च पर बेस्ड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज पर यह बेस्ड हुई। आर फॉर राइट्स एंड फ्रीडम, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स से वंचित रखी गई इन नाजी जर्मनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय वोटिंग राइट्स और एजुकेशन के लिए इन्होंने फाइट किया। फोर्थ पॉइंट है आर, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। जो आर्यन बच्चे ज्यादा पैदा करती थी उन्हें क्रॉस ऑफ ऑनर मेडल दिया जाता था। ओलंपी द गॉर्जियस जैसे वुमेन रेवोल्यूशनरीज को करेज के सिंबल के रूप में माना गया इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग वुमेन, मतलब जो इनकी आज्ञा का पालन ना करती हो। जो नॉन आर्यन या चाइल्डलेस थी उन्हें पनिश किया जाता था। स्टेरिलाइज मतलब कि नसबंदी कर दी जाती थी ताकि ये और नॉन आर्यन रेस को जन्म ना दे पाए, और सोसाइटी में इन्हें बहुत शर्मिंदा भी किया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वुमेन अपोज करती थी उन्हें जेल या एग्जीक्यूशन मिलता था, पर उन्हें मार्टियर्स भी माना गया। ई फॉर एजुकेशन एंड वर्क। नाजी में एजुकेशन सिर्फ डोमेस्टिक स्किल्स तक लिमिटेड थी, ज़्यादा जॉब्स में इनको नहीं लिया जाता था, मेन को ही दिया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एजुकेशन और जॉब्स में पार्टिसिपेशन इनका काफ़ी बढ़ा था और प्रमोट भी किया जाने लगा था। अक्टूबर आउटकम लेगेसी, ओ फॉर आउटकम लेगेसी। नाजी में जेंडर इनइक्वालिटी और रेशियल आइडियोलॉजी और मजबूत हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के लिए इन्होंने फाउंडेशन बनाई। कंक्लूड करते हुए आंसर को, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वुमेन को सिटीजनशिप और इक्वालिटी के रास्ते पर चलने की हिम्मत दी, जबकि नाजी जर्मनी ने उन्हें रेशियल प्योरिटी और मदरहुड तक सीमित कर दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है वुमेनहुड का फ्यूचर। कंक्लूडिंग कोट में, इन फ्रांस वुमेन्स वॉइसेस सोर्ड, इन नाजी लैंड्स देयर राइट्स वर इग्नोर्ड। एक मेमोरी ट्रिक भी हम यहाँ देख पा रहे हैं विच सीम्स actually very funny and easy. Some interesting rabbits really try every opportunity. मस्त है सर। Letters in order: Sirteo, SIRRTEO. S for status in society. I, ideological role. R, rights and freedom. R, rewards and recognition. T, treatment of non-conforming women, जो बात नहीं माने। E, एजुकेशन एंड वर्क। O फॉर आउटकम लेगेसी। ओ सर, जो आपने अभी हमें टेबल के कंपैरिजन दिखाई वो इसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड थी। यस बेटा। सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तो वुमेन के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस थी ना। ट्रू बेटा, बट कंपेयर द सिचुएशन, वॉज इट एज वर्स एज दे सॉ ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिटलर? ये तो है सर, इतनी बुरी हालात तो नहीं थे। ट्रू सर। सर, हिटलर के समय तो उनके लिए दोनों तरफ खाई की बात करें तो वो चाइल्ड बर्थ की मशीन एंड सिर्फ पूरा जीवन उन्हें बड़ा करने में लगा देंगे, एंड इफ नॉन कन्फर्मिंग तो उनको सीवियर पनिशमेंट मिलती, और जो आर्यन रेस की नहीं थी उनको तो मौत या मौत जैसी जिंदगी दी जाती थी। कम से कम फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय दे वर इंगेज्ड एंड वर एबल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। ब्रिलियंट बेटा, बहुत खूब, थैंक यू सर। सर, लॉन्ग आंसर टाइप का अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ दूं? व्हाई नॉट बेटा, प्लीज। इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल? फ्लोचार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनाया 1933। राइक्सटैग फायर, जिसको कि हिटलर ने पूरी तरह से ब्लेम किया कम्युनिस्ट के ऊपर, और इसी मौके का फायदा उठाकर फर्स्ट फायर डिक्री पास की गई, जिससे कि
सारे के सारे सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। इनेबलिंग एक्ट, रूल बाय डिक्री, पॉलिटिकल पार्टीज बैंड, ऑपोजिशन ही खत्म कर दी। कम्युनिस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स भेजे गए। SA, SS, SD, गेस्टापो, नाजी रूल इन्फोर्स किया। स्कूल्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडॉक्ट्रिनेशन, रिजल्ट टोटलिटेरियन नाजी जर्मनी। फिर अमेजिंग कोड से नाजी एरा की टोन को हम सेट कर रहे हैं। राइट्स वंस विस्पर्ड, फ्रीडम्स डिनाइड, हिटलर्स राइज सॉ डेमोक्रेसी कोलाइड। हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करके टोटल कंट्रोल ले लिया। हाउ डिड हिटलर गेन कंट्रोल इनिशियली? हिटलर को चांसलर बनाया गया बाई प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग इन 1933। थोड़ी देर बाद राइक्सटैग फायर हुआ, मतलब पार्लियामेंट में आग लग गई, जिसे हिटलर ने कम्युनिस्ट पर ब्लेम कर दिया। इसके थ्रू फर्स्ट फायर डिक्री पास हुई, जिसमें सिविक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली सस्पेंड कर दिए गए। इसने नाजीज को लीगल कवर दे दिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बाय फोर्स। हाउ डिड हिटलर एलिमिनेट पार्लियामेंट्री पावर? इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को डिक्री के थ्रू, ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू रूल करने का पावर दिया। पार्लियामेंट को बाईपास किया गया, लॉज बिना अप्रूवल के पास हो गए। इससे डेमोक्रेसी लीगली डिसमेंटल हुई और सारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हिटलर के हाथों में आ गई। हाउ वर पॉलिटिकल पार्टीज सप्रेस्ड? नाजी पार्टी के अलावा सभी और पार्टीज बैंड हो गई। मेंबर्स ऑफ बैंड पार्टीज को जेल, एग्जाइल या असैसिनेट किया गया। इससे ऑपोजिशन कंप्लीटली रिमूव हो गई। जर्मनी अब एक वन पार्टी स्टेट बन गई। हाउ वर कम्युनिस्ट टारगेटेड? कम्युनिस्ट पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में इरेडिकेट किए गए। बचे हुए कम्युनिस्ट को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजा गया। रेजिस्टेंस एलिमिनेट हुई और पॉपुलेशन में फियर क्रिएट हुआ। आगे देखते हैं, व्हाट फोर्सेस डिड हिटलर क्रिएट? व्हाट स्पेशल फोर्सेस डिड हिटलर क्रिएट? SA, SS, SD, गेस्टापो जैसी नाजी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। इन ग्रुप्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स दी गई नाजी पॉलिसीज इन्फोर्स करने के लिए। ये ओबीडियंस, टेरर और सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल इंश्योर करते थे। हाउ वाज एजुकेशन एंड यूथ यूज्ड फॉर कंट्रोल? स्कूल्स में लॉयल्टी टू हिटलर, हेट्रेड फॉर ज्यूज और ओबीडियंस सिखाई गई। नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जंग वॉक और हिटलर यूथ ने चिल्ड्रन को डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, ज्यूज और अनडिजायरेबल से नफरत सिखाई। इससे पर्सनालिटी कल्ट बना और नेक्स्ट जनरेशन इंडॉक्ट्रिनेट हुई टोटलिटेरियन रूल सपोर्ट करने के लिए। कंक्लूजन में किसी ने बहुत सही कहा था, स्टेप बाय स्टेप द रिपब्लिक फेल, फियर, लॉ एंड यूथ made a nation dwell. Legal manipulation, opposition, suppression, terror और youth indoctrination के थ्रू। So legal ways में चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया, डर और यूथ की में ज़बरदस्त बदलाव के साथ, इंडॉक्ट्रिनेशन के साथ ये सब कुछ किया गया। हिटलर ने सिस्टमैटिकली वेमर रिपब्लिक को डिसमेंटल किया और जर्मनी को टोटलिटेरियन नाजी स्टेट में तब्दील कर दिया, बदल कर रख दिया। सर, हाउ फोर्सफुली एंड कनिंगली ही टुक एवरीथिंग इन कंट्रोल। लोगों को फिजिकली ही कंट्रोल नहीं पर उनके मन तक को कंट्रोल कर लिया। एब्सोल्युटली सर, राइट बच्चों। आगे बढ़ें? हाँ सर, ओके सर। अब आते हैं सेम क्वेश्चंस को लिखना। अगर आपको अब ये शॉर्ट आंसर टाइप में लिखने को बोल दिया जाए तो। ओह वंडरफुल सर, मेरे मन में अभी यही सवाल आ रहा था कि लॉन्ग फॉर्म में तो हमने देखा, लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए तो हम इसको छोटा कैसे करें। हाँ सर, मेरे साथ तो हमेशा ये चैलेंज आता है कि मैं इतना लंबी आंसर लिख देता हूँ कि मेरा शॉर्ट भी लॉन्ग लगता है। और सर मेरे साथ तो चैलेंज ये था कि मैं जो भी लिखता हूँ वो हमेशा शॉर्ट ही दिखता है। तो आपको तो अभी ये समझ में आया होगा ना कि लॉन्ग में क्या और कितना लिखना है, कैसे लिखना है। हाँ सर, वो आपका फॉर्मेट मुझे बिल्कुल याद हो गया, उसी फॉर्मेट को फॉलो करूंगा तो मुझे लगता है मेरा आंसर
ना लेंदी जाएगा ना शॉर्ट जाएगा, जो लिखना चाहिए वही मैं लिख पाऊंगा। एब्सोल्युटली। आगे देखते हैं बच्चों, ताकि जो पहले के आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वो कंसर्न्स कैसे आपके रिजॉल्व होंगे, हमें वो पता चले। सर फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं पढ़ दूं? श्योर बेटा। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेमर रिपब्लिक। शॉर्ट आंसर चूंकि हमारे सामने है तो मिनी फ्लो चार्ट से शुरू कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई, पब्लिक का गुस्सा, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हाइपर इन्फ्लेशन, फेथ इन डेमोक्रेसी का लॉस और नाजीज का राइज। प्रॉब्लम्स फेस बाय वेमर रिपब्लिक। बिगनिंग कोट है, जब डिग्निटी खत्म होती है डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। व्हेन डिग्निटी इज लॉस्ट डेमोक्रेसी वीकेंस। फर्स्ट पॉइंट आउट ऑफ द थ्री, ट्रीटी ऑफ वर्साई। सेम फी कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ को आंसर भी लिखने की कोशिश की है। हार्श ट्रीटी ने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ब्लेम किया। वॉर गिल्ड क्लॉज ने पब्लिक का गुस्सा भड़का दिया। लोगों ने वेमार रिपब्लिक को ट्रेटरस मतलब देशद्रोही ट्रेटर माना और डेमोक्रेसी में ट्रस्ट कम होता चला गया। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स वॉर रिपरेशंस में पे करने को साइन किया गया, अग्री कराया गया, जो नहीं कर पाने की वजह से राइनलैंड को उनसे छीन लिया गया और हाइपर इन्फ्लेशन ने बेसिक गुड्स को अनअफोर्डेबल बना दिया। इकोनॉमिक कोलैप्स ने पब्लिक एंगर और डिस्पेयर को कई गुना तब और बढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट, पब्लिक डिसकंटेंट। जर्मन्स ने रिपब्लिक को ह्यूमिलिएशन और सफरिंग के लिए ब्लेम किया। एक्सट्रीमिस्ट पार्टी स्पेशली नाजीज को सपोर्ट मिलने लगा। डेमोक्रेसी में फेथ के लॉस ने हिटलर के राइज का रास्ता ओपन कर दिया, खोल दिया। कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं, जब गवर्नमेंट अपने लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती तो स्टेज तैयार हो जाता है किसी ऐसी पावर के लिए जो यकीन आ जाने वाले प्रॉमिसेस कराता है, जैसे हिटलर ने दिए। एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है जो कहता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप में हेडिंग्स जैसे फैक्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर देना है। आप कोट्स, इंट्रो और कंक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ इंट्रो या सिर्फ कंक्लूजन के लिए भी, या अगर फिर भी टाइम कम हो तो आप कोट्स को स्किप भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट फिर भी रिकमेंड किया जाता है। बढ़िया है सर, मैं तो पूरा फॉलो करूँगा। सर इसमें फ्लो चार्ट स्किप कर सकते हैं क्या? बेटा इट्स अ शॉर्ट आंसर टू स्ट्रक्चर विदाउट फ्लो चार्ट। अगर आप मन में रख सको तो ज़रूर कर लेना, एल्स 3-4 स्टेप्स में लिखना ईजी रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। समझ गया सर? आगे बढ़ते हैं। ओके सर। सर मेरी बारी फॉर क्वेश्चन 2। ओके बेटा, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। हमेशा की तरह एक मिनी फ्लो चार्ट से शुरू करेंगे। डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड वीक वेमार गवर्नमेंट, हिटलर्स कैरिश्मा एंड नाजी प्रोपागेंडा, पब्लिक सपोर्ट, राइज ऑफ नाजिज्म। जब एक नेशन डेमोक्रेसी में फेथ खो देता है तो वो ऐसे लीडर की तलाश करता है जो उन्हें उनका डेस्टिनी प्रॉमिस करे। वाह सर, क्या कोट है! एब्सोल्युटली करेक्ट कोट सर, ऐसा तो सच में देखने को मिला। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट फेस किया और ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 के हार्श टर्म्स के साथ ह्यूमिलिएशन झेला। लैंड, रिसोर्सेज और नेशनल प्राइड का लॉस हुआ और ग्रेट डिप्रेशन 1929 ने तो बैंक्स तक फेल कर दिए, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन मतलब 60 लाख से भी ऊपर चला गया। वेमर रिपब्लिक वीक लगने लगी, जो पहले से भी लग ही रही थी, और लोगों ने स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश शुरू कर दी। हिटलर ने जॉब्स, स्टेबिलिटी और नेशनल रिवाइवल का प्रॉमिस किया और उनका भरोसा जीतना शुरू किया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस और कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच राइवलरी। इनइफेक्टिव गवर्नेंस ने लोगों को डेमोक्रेसी से डिसइल्यूजन कर दिया। हिटलर ने इस लीडरशिप वॉइड को मतलब कि इस गैप को फिल किया
और अपने आप को डिसीजिव और पैट्रियोटिक लीडर के रूप में पेश किया। हिटलर का करिश्मा और प्रोपागेंडा ने नाजी पार्टी को मास मूवमेंट बना दिया। रैली, सिंबल्स और स्लोगन्स के जरिए प्रोपागेंडा ने उसे एक सेवियर, एक मसीहा के रूप में दिखाया जो जर्मन प्राइड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को रीस्टोर कर सकता था। इमोशनल अपील और मिडिल क्लास सपोर्ट ने डिस्पेयर को फैनेटिक डिवोशन मतलब कट्टर लॉयल्टी में तब्दील कर दिया, बदल दिया। एंड भी एक बहुत ही जोरदार जबरदस्त कोट से किया गया है। इकोनॉमिक डिस्पेयर और पॉलिटिकल केओस के र्यून्स में नाजिज्म ऐसे राइज हुई जैसे एक फॉल्स टाउन मतलब झूठ की सुबह। समझ गए सर? अंडरस्टूड सर। ओके सर, माय टर्न नाउ। ओके बेटा, क्वेश्चन 3, व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग? मिनी फ्लो चार्ट से शुरू कर रहे हैं। रेशियल हायरार्की एंड आर्यन सुप्रीमेसी, रेशियल प्योरिटी एंड लेबनस्ट्राम, परसिक्यूशन एंड एक्सपेंशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। रिजल्ट क्या हुआ? वायलेंस, ऑपरेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2। फिर से शुरुआत एक मीनिंगफुल कोट से की गई है। आफ्टर द मिनी फ्लो चार्ट, जब नफरत हिस्ट्री के रूप में सिखाई जाए, इंसानियत उसका शिकार बन जाती है। नाजीज का मानना था कि ह्यूमंस में इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक रेशियल हायरार्की है। नॉर्डिक आर्यंस टॉप पर और ज्यूज बॉटम पर। इस बिलीफ ने डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन और जेनोसाइड को जस्टिफाई किया। उनका टारगेट था एक प्योर जर्मन रेस और ज्यादा लिविंग स्पेस पाना, लेबनस्ट्राम को पाना। ज्यूज, जिप्सीज, स्लाव्स और डिसेबल्ड को इम्प्योर माना गया और ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंशन की प्लानिंग की गई बिकॉज वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग काफ़ी ज़्यादा थे। इसे स्टेरिलाइजेशन, इम्प्रिजनमेंट, एग्जीक्यूशन और टेरिटोरियल एग्रेशन भी इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। नाजीज ने डार्विन की थ्योरी को डिस्टॉर्ट किया, तोड़ मरोड़ दिया और वॉर और एग्रेशन को ग्लोरीफाई किया। सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस सर्वाइव करें, पीस और कंपैशन को वीकनेस माना गया। वायलेंस और एक्सपेंशनिज्म को नेचुरल और पैट्रियोटिक दिखाया गया, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 का रास्ता तैयार किया। एंड में बहुत खूब कोट के साथ कहा गया है, जब प्राइड प्रेजुडाइस में बदल जाए, इंसानियत को भुगतना ही पड़ता है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। यस बच्चों। सर क्वेश्चन 4 मैं पढ़ दूं? ओके बेटा। एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज। मिनी फ्लो चार्ट से फिर शुरू कर रहे हैं। नाजी आइडियोलॉजी एंड रेशियल हेट्रेड ज्यूज को स्केपगोट बनाया, सारे नेशनल प्रॉब्लम से लिंक किया। फिल्म्स, पोस्टर्स, स्कूल बुक्स, रैलीज का यूज, इमोशनल मैनिपुलेशन, फियर, प्राइड, एंगर। रिजल्ट पब्लिक हेट्रेड और सपोर्ट फॉर परसिक्यूशन। जब शब्द बार बार रिपीट किए जाएं तो वो सच की जगह वेपन्स बन जाते हैं। ट्रू सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट इट इज। यस बच्चों। नाजीज ने प्रोपागेंडा को टूल के रूप में यूज किया ताकि लोगों के माइंड्स और इमोशंस को कंट्रोल किया जा सके। जोसेफ गोबल्स, मिनिस्टर ऑफ प्रोपागेंडा, ने मीडिया के थ्रू नाजी आइडियोलॉजी स्प्रेड की। लाइज और फियर को सच के रूप में दिखाया गया, जिससे पब्लिक ओपिनियन नाजीज के फेवर में बनता चला गया। ज्यूज को जर्मनी के प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया गया और एनिमीज ऑफ द स्टेट के रूप में दिखाया गया। फिल्म्स जैसे द इटर्नल ज्यू ने ज्यूज को रैट्स और पैरासाइट्स दिखाया। पोस्टर्स में हिटलर को सेवियर यानी कि मसीहा के रूप में ग्लोरीफाई किया गया। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ने ज्यूज को डीह्यूमनाइज किया और हेटरेट को नॉर्मल और जस्टिफाइड दिखाया। प्रोपागेंडा ने फियर, प्राइड और एंगल को अपील किया और प्री एग्जिस्टिंग एंटीसेमिटिज्म को रीइंफोर्स किया। पुराने प्रेजुडाइसेस को मॉडर्न मीडिया के जरिए एम्पलीफाई किया गया। इमोशनल मैनिपुलेशन और स्केप गोटिंग ने जर्मन्स को लाइज, सच लगने और परसिक्यूशन को सपोर्ट करने पर मजबूर किया। एंडिंग कोट के रूप में, जब झूठ इतना बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। बहुत खूब आंसर है सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ सर, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके सर। सर 5th क्वेश्चन मैं। श्योर बेटा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन इन द 2 periods.
आंसर शुरू करते समय यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे कोट से शुरुआत की गई है। जब आइडियोलॉजी वुमेनहुड डिफाइन करती है, फ्रीडम खत्म हो जाती है। जब रेवोल्यूशन वुमेनहुड इंस्पायर करता है, इक्वालिटी जन्म लेती है। When ideology defines womanhood, freedom fades. When revolution inspires womanhood, equality rises. सर ये भी बहुत प्यारा कोट है। बिल्कुल बेटा। नाजी रजीम और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वुमेन के रोल को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन को सिटीजनशिप और इक्वालिटी के लिए एम्पावर किया गया। उन्होंने वोटिंग राइट्स और एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया और उनकी आवाज़ सोसाइटी में उठी। नाजी जर्मनी में वुमेन को रेस और मदरहुड के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया। उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स डिनाई किए गए और उन्हें डोमेस्टिक और रिप्रोडक्टिव रोल्स तक सीमित रखा गया। इसे याद करने की एक ट्रिक भी दी गई है, IRO, ईरो। आई मतलब आइडियोलॉजिकल रोल, आर मतलब राइट्स एंड फ्रीडम, ओ मतलब आउटकम लेगेसी। वहाँ पे आपने लॉन्ग में सर्टियो समझा था, शॉर्ट के लिए आप ईरो याद रखें। आइडियोलॉजिकल रोल में फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी और राइट्स की बात हुई, नाजी में चिल्ड्रन, किचन, चर्च की बात हुई। आर राइट्स एंड फ्रीडम, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वोटिंग और एजुकेशन, नाजी में कंप्लीटली डिनाइड। ओ आउटकम लेगेसी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का फाउंडेशन, नाजी में जेंडर इनइक्वालिटी और रेशियल आइडियोलॉजी री-इन्फोर्स। कंक्लूड किया गया है फिर से एक बहुत ही प्यारे कोट से। फ्रांस में औरतों की आवाज उठी, नाजी लैंड्स में उनके राइट्स इग्नोर किए गए। इन फ्रांस वुमेन्स वॉइसेस सोर्ड, इन नाजी लैंड्स देयर राइट्स वर इग्नोर्ड। अब द लास्ट, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। फिर से एक मिनी फ्लो चार्ट से शुरू किया गया है। हिंडनबर्ग अपॉइंट्स हिटलर, Reichstag fire decree, enabling act, opposition removed, SA, SS, Gestapo and youth indoctrination, result totalitarian Nazi Germany। हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी डिसमेंटल करके टोटल कंट्रोल को ले लिया। राइट्स वंस विस्पर्ड, फ्रीडम्स डिनाइड, हिटलर्स राइज सॉ डेमोक्रेसी कोलाइड। सर हाउ मीनिंगफुली इट हैज बीन रिटन। बिल्कुल जो हिटलर ने किया वो उस एक लाइन में बयां कर दिया गया। बच्चों यही तो खूबसूरती होती है फेमस सेइंग्स, उनके कोट्स की। ट्रू सर, और मुझे तो कोट्स का फॉर्मूला बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है सर। मैं तो हर बार इन कोट्स को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक अलग से PDF अटैच की है जिसमें आपको मैंने टॉपिक वाइज बिगनिंग और कंक्लूडिंग कोट्स भी सजेस्ट किए हैं। आप उन कोड्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चों को बेनिफिट मिल सके। सुपर सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कोड्स नहीं तो ढूंढना या खुद से बनाना सर एक बड़ी चैलेंज हो जाती। मैं समझता हूँ बच्चों, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया। बिकॉज यू ऑल आर बाई द स्वीटेस्ट स्टूडेंट्स, सो हाउ मे आई नॉट हेल्प यू ऑल। वेरी ट्रू सर, वी लव यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आगे देखते हैं। हिटलर को 1933 में हिंडनबर्ग ने चांसलर बनाया। थोड़ी देर बाद राइक्सटैग फायर हुआ, मतलब पार्लियामेंट में आग लग गई, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया। उन्होंने इसका पूरा का पूरा ब्लेम कम्युनिस्ट पर डाल दिया और इमीडिएटली फर्स्ट फायर डिग्री एक ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में पास की, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली सस्पेंड हो गई। इससे पॉपुलेशन पर लीगल कवर के साथ कंप्लीट कंट्रोल मिल गया। इनेबलिंग एक्ट पास करके हिटलर को डिग्री के थ्रू, ऑफिशियल ऑर्डर मतलब उसके थ्रू रूल करने का पावर मिला। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई। ऑपोजिशन इम्प्रिजन या कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जिससे अब ऑपोजिशन खत्म हो गया। जर्मनी अब एक वन पार्टी नाजी स्टेट बन गया। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए SA, SS, गेस्टापो बनाए गए और यूथ इंडोक्ट्रिनेट किया गया। हिटलर यूथ और स्कूल्स ने ओबीडियंस, लॉयल्टी और ज्यूज और डेमोक्रेसी के खिलाफ हेट्रेड सिखाई। इससे फियर, लॉयल्टी और पर्सनालिटी कल्ट स्टैब्लिश हुआ।
एंड करते के लिए एक अगेन बहुत ही खूबसूरत मीनिंगफुल कोट दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप द रिपब्लिक फेल, फियर लॉ एंड यूथ मेड अ नेशन ड्वेल। अब बच्चों स्क्रीन पर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का एक पीडीएफ देख सकते हैं, उसके साथ सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ओके, ये मैंने पीडीएफ अटैच कर रखा है जिसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यू से शुरू हो रही हैं चीजें, ठीक है, और ये टॉपिक वाइज है। देखिए फर्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, सेकेंड टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर, थर्ड टॉपिक द नाजी वर्ल्ड व्यू, फोर्थ टॉपिक यूथ इन नाजी जर्मनी, फिफ्थ टॉपिक ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद से अगेन आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज 1 2 3 4 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अगेन टॉपिक वाइज शॉर्ट आंसर टाइप भी मैंने दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 है लाइन से, और उसके बाद मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे दे दिए हैं, जो कि बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन एडिशन मैंने यहाँ पे सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बच्चों के लिए ऐड कर दिया है। अब इनके एक सेपरेट फाइल के रूप में आप इनको देख पाओगे डिस्क्रिप्शन में, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जस्ट नीचे आप अब ये सेकेंड फाइल देख पाएंगे। दिस इज द फाइल विथ ऑल द आंसर्स, है ना, वो चाहे एमसीक्यू हो, वो चाहे वेरी शॉर्ट हो, वो चाहे शॉर्ट हो, वो चाहे लॉन्ग हो, ठीक है। ये भी जितने क्वेश्चंस आपने देखे हर एक क्वेश्चन का आंसर टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमने तरीका देखा था ना, कोट भी हम रखेंगे, फ्लो चार्ट से हम शुरू करेंगे, हमारा WH फॉर्मेट, हमारा फी का स्ट्रक्चर, हर तरह से हमने उन सारे क्वेश्चंस को हमारे अपने यूनिक फॉर्मेट में इंटीग्रेट किया है टू स्कोर द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। ये देखो बच्चों आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी फाइल में देखे थे उनका आंसर डिस्प्ले में आ रहा है, करेक्ट। तो दिस इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। लगभग 18 शीट्स की ये फाइल है क्योंकि इसमें आंसर्स हैं, आंसर्स में फ्लो चार्ट है, इसलिए आपको 18 पेज हो सकता है ज़्यादा लगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ज़्यादा नहीं था, ये बल्कि काफ़ी रेलेवेंट था और क्रिस्प था, राइट सर। दिस इज रियली अ बिग हेल्प। हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि बस इसी वीडियो और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अटैच पीडीएफ को देख लो एंड आई विल बी एबल टू स्कोर द बेस्ट। सर मैं तो पूरे मार्क्स ले आऊँगा। बच्चों यही विश्वास मुझे आपके अंदर देखना था। तो स्टूडेंट्स, सेशन कंक्लूड करते हुए ये सारे सॉल्यूशंस जैसा कि मैंने आपको बताया एक पीडीएफ फाइल में अटैच कर दिए गए हैं, आंसर्स दूसरे पीडीएफ फाइल में अटैच कर दिए गए हैं, तीसरे पीडीएफ फाइल में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज बिगनिंग और कंक्लूडिंग कोड्स हिंदी और इंग्लिश में भी दे दिए हैं। ये फाइल एडिशनल इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी कैरी करती है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूजफुल है। वेरी शॉर्ट आंसर्स भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हमारे डिस्कस्ड यूनिक 100% स्कोरिंग फॉर्मेट में अटैच कर दिए हैं। और बच्चों ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ओनली फॉर माई स्वीट स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर चैप्टर को डिटेल में समझना हो तो हमारे चैनल पर 1 शॉट वीडियो है, आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सेपरेटली इसको प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। श्योर सर, सर ज़रूर सर, मैंने तो कई बार देखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लगता है जैसे एक कहानी सुन रहे हैं। यही तो मेरा फॉर्मूला है बच्चों, पढ़ाई एक इंटरटेनिंग फॉर्म उस फॉर्म में हो जिसमें आपको लगे जैसे कि किसी ने आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जो सुन के आपको बहुत मज़ा आया, आप उस कहानी का एक कैरेक्टर बन गए और अब आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ट्रू सर। सर सेशन को एंड करने से पहले क्या मैं 2 पंक्तियां बोल लूं? क्यों नहीं बेटा, इरशाद। पुराना तरीका था बोरिंग और स्लो, नए फॉर्मेट से मार्क्स भी ऊपर और फ्लो भी प्रो।
अमेजिंग फीडबैक बेटा, मेनी थैंक्स। यू आर वेलकम सर। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है, ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।